गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ERC एजुकेशन रिसर्च सेंटर। और मैं आई हूँ आपकी मधु मैम, आपके सामने फिर से एक नया सेट पेपर लेकर, सेट नंबर B फॉर द क्लास 10th। पिछली बार हमने पढ़ा है प्रैक्टिस सेशन सेट A और मॉडल पेपर, और उम्मीद है आप सभी ने वो सारे पेपर सॉल्व लगा लिए होंगे और सारे क्वेश्चन आपसे बन गए होंगे। अब मैं लेकर आई हूँ सेट B, अब उसके बाद मैं सेट C लेकर आऊंगी और आपको बिना किसी आलस के बाहर निकल जाना बिस्तर में से और लग जाना मेरे साथ में इस पेपर को सोल्व करने में और अपनी मार्किंग करते हुए चलना है। अभी तक आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये नहीं बताया आपको कितने मार्क्स मिले हैं। जल्दी से मुझे व्हाट्सअप पर या पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में जाकर अपने मार्क्स बता सकते हैं कि आपने लास्ट पेपर में कितने मार्क्स अचीव किए हैं। इसी से मुझे पता चला है आपकी तैयारी पूरे साल कैसी रही है। और अब जिसकी तैयारी थोड़ी बहुत भी कमी रही होगी तो अब मेरे प्रैक्टिस सेशन के साथ एकदम परफेक्ट हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी डिले के हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेट B ऑफ क्लास 10th। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस बताने की आवश्यकता है नहीं, हम 2 पेपर लगा चुके हैं। आप सबको पता है कि टोटल मार्क्स वो 75 का आने वाला है। रीड आपके इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो है यहाँ पर। उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि आपका जो सेक्शन है ये 4 भागों में होता है। सेक्शन A, B, C, D और A है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसके अंदर कि हमें पैसेज को रीड करना है। जो पैसेज एकदम अनसीन होता है, जिसको आपने कभी पढ़ा नहीं है, उस पैसेज को आपको इस पैसेज को पढ़ के ही उसके क्वेश्चन के आंसर यही आंसर है क्यों पैसेज के अंदर, उसको आपको फाइंड आउट करना है और टिक करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा सेक्शन A का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो इस पैसेज को अच्छे से पढ़िए और आंसर दीजिए क्वेश्चंस के। लॉन्ग एगो इन मंगोलिया देयर लिव्ड एन एम्परर हु फियर्ड ग्रोइंग ओल्ड। बहुत पहले की बात है, मंगोलिया एक जगह है, वहां पर क्या था, एक राजा था, एम्परर था, वो काफी डरता था। किससे डरता था? ग्रोइंग ओल्ड, बूढ़ा होने से। वन डे ही सॉ एन ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट। एक दिन उसने क्या करा, उसकी गली के अंदर एक बूढ़े आदमी को देखा। अपसेट एट बीइंग रिमाइंडेड दैट someday he too would, as he ordered all the old people to leave his land। वो उसको देखकर अपसेट हो गया, दुखी हो गया, बोला कि एक ना एक दिन मैं भी इसके साथ बूढ़ा हो जाऊंगा। तो उसी बस बूढ़ों को देखकर उसको टेंशन हो जाती थी, इसलिए उसने ऑर्डर कर दिया उसके राज्य में कि कोई भी मेरे गांव में, मेरे शहर में बूढ़ा व्यक्ति नहीं होगा मेरे राज्य में, और सारे के सारे बूढ़ों को वहां से निकाल दिया गया, वृद्ध व्यक्तियों को। वन डे अ वायलेंट स्टॉर्म स्वेप्ट द किंगडम। एक दिन बहुत तेज तूफान उसी राज्य में आ जाता है। नथिंग वाज सेफ फ्रॉम इट्स फ्यूरी। और इतने भयानक तूफान से यहाँ पे कुछ भी सेफ नहीं होता, सब कुछ खराब हो जाता है। इट रोड इनटू द पैलेस। अब वही तूफान उसके पैलेस में भी चला जाता है। एंड ब्लू अवे द एम्परर्स बिलोंगिंग्स। और जो एम्परर का जितना भी सामान रहता है ना, सारा का सारा उड़ा देता है, वो उस तूफान में चला जाता है। इंक्लूड हिज प्राइसलेस गोल्डन पिक्चर। यहाँ तक कि उसका जो गोल्डन कलर का एक सुनहरा पिक्चर घड़ा होता है वो भी वहां से चला जाता है, सब कुछ वहां से चला जाता है। When the storm ended, जैसे तूफान खत्म होता है, the emperor ordered that the picture be found and brought back to him। वो सभी राज दरबारियों को बोल देता है, जाइए और मेरा जो गोल्डन पिक्चर जो उड़ गया है, उसे आप वापस से लेकर आइए। People went in search of the picture। सारे के सारे लोग जो होते हैं उस पिक्चर, उस घड़े को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। They saw it in a lake nearby। वो उस घड़े को कहाँ देखते? एक लेक होती है उनके राज्य में, उसके पास में उस घड़े को पड़ा हुआ देखते हैं। But no matter who tried, no one could get a grip on the picture। वो सारे के सारे उसको ट्राई करते लेने के लिए, लेकिन कोई भी जो ग्रिप यानी पकड़, वो जो पिक्चर होता है किसी के हाथ में नहीं लगता है। All they got was a handful of water। जैसे वो पिक्चर वो पकड़ते हैं, उनके हाथ में सिर्फ एक पानी से हाथ भर जाता है, बस मुट्ठी भर पानी उनके हाथ में आता है, चुल्लू भर पानी थोड़ा कहते हैं जिसे, वही उसके हाथ में आता है। Yet it could be plainly seen glittering and just below the water surface। और जबकि वो एकदम plainly seen, बिल्कुल साफ दिखता है और नीचे पानी का तला दिखता है, लेकिन फिर भी वो एक छलावा टाइप का होता है। उस घड़े को पकड़ते, लेकिन वो घड़ा पकड़ में नहीं आता है। तो चलो आपको पैसे समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चंस लगाते हैं। देखिए आंसर बाद में बताऊंगी, पहले आप मेरे साथ में टिक लगाते जाएंगे, मेरे साथ नहीं अपने आप से लगाइए, फिर मार्किंग करेंगे, मेरे मुझसे मैच करेंगे कि क्या आपकी आंसर सही है, और जो भी आपका आंसर है वो कितने सही, मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएंगे आप। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका। द एम्परर वॉज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन। जो राजा था वो बूढ़े व्यक्ति को देखकर
क्यों दुखी हो जाता था? It reminded him that he would grow old too. He reminded him that he had to color his hair. It reminded him that he might fall ill. It reminded him of his grandfather. देखो मन की उसको दादाजी की याद आती है, बीमार पड़ जाऊंगा, जो उस टाइप का जो यहाँ पर विकल्प दे रखे हैं, लेकिन हमें अच्छे से पता है कि हमारा जो ऑप्शन हमें फर्स्ट लाइन में ही मिल चुका था, तो आप सभी ने टिक कर लिया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। द पीपल सा द गोल्डन पिक्चर, जो जितने भी लोग थे वहां पर उन सबने गोल्डन पिक्चर देखा था। इन अ पीटी नियर बाई, कहाँ पर? एक पीट नियर बाई, गड्ढे के पास में। इनसाइड द पैलेस, महल के अंदर। इन लेक नियर बाई, लेक के पास में। इन अ रिवर नियर बाई, या फिर नदी के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं हम लोग। दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल चुके हैं, ठीक है। थर्ड है द एम्परर्स ऑर्डर वर दैट ऑल द ओल्ड मैन शुड लिव इन हिज लैंड। कि उन्होंने क्या ऑर्डर दिया था, क्या दिया था उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर कि सारे जो मैन हैं, एम्परर्स ऑर्डर वर दैट ऑल द ओल्ड मैन, जितने भी ओल्ड व्यक्ति हैं वो अपने लैंड पर रह सकते हैं। यंग मैन शुड स्टे इन हिज लैंड, या यंग मैन उसके लैंड में रहेंगे। ओल्ड मैन शुड लीव हिज लैंड, या सिर्फ ओल्ड मैन है इनको वहां से उनको लैंड को छोड़कर जाना पड़ेगा। चिल्ड्रन शुड लीव हिज लैंड, या फिर चिल्ड्रन उनके लैंड को छोड़कर जाए। ये ऑर्डर था, ये आपको देखना है। व्हाट डिड द पीपल हु वेंट टू ब्रिंग द पिक्चर गेट, और उन लोग व्यक्तियों के साथ में क्या हुआ जो पिक्चर लेने के लिए गए थे? दे ओनली गेट द हैंड्स फुल ऑफ वाटर। आंसर तो मैंने बता दिया, ठीक है। फिर भी द एम्परर फियर्ड, एम्परर क्यों डर गया था? गेटिंग वीक, गेटिंग इल, गेटिंग यंग और गेटिंग ओल्ड। सभी ने इसका आंसर टिक कर लिए। चलिए अब मेरे साथ मैच करेंगे इसका आंसर। ओके जी हाँ, फर्स्ट का है ए। फर्स्ट का आपके पास आया है आंसर। एक सेकेंड। फर्स्ट का जिसका भी ए है इट इज राइट। सेकेंड सी, थर्ड ए, फोर्थ इज डी, फोर्थ इज सी, और फिफ्थ इज डी। जिसका भी ए सी डी है वो एकदम 5 नंबर बिल्कुल ले चुका है मुझसे, एग्जामिनर से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? अच्छे से पता है सभी को, अनसिन पैसेज ही आने वाला है। 2 पेपर हम लगा चुके हैं, और आपको ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है, मजा आ रहा है पढ़ने में, तो बिल्कुल इसे लाइक शेयर कमेंट करते जाए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और मुझे मार्किंग बताते जाएं आप कितने अच्छे से इसको सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। देयर आर 3 मेन ग्रुप ऑफ ऑयल्स, एनिमल, वेजिटेबल्स एंड मिनरल। लास्ट में भी हमने पैसेज के बारे में पढ़ा था। ऑयल याद है आपको? वेल वाला नहीं, सॉरी वेल वाला नहीं था, कुकिंग ऑयल के बारे में पढ़ा था हमने कि पॉलिटिशियन और इंजीनियर्स होते हैं वो मिनरल ऑयल की बात करते हैं। लास्ट पैसेज में आपको अच्छे से पता है। अब उसी का आगे वाला है या फिर पीछे वाला है, कहीं से भी एक चैप्टर से लिया हुआ होगा, शायद उसी का आगे वाला भाग है ये। देयर आर 3 मेन ग्रुप ऑफ ऑयल्स, एनिमल, वेजिटेबल एंड मिनरल। यहाँ पर 3 प्रकार के ऑयल होते हैं, एनिमल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल एंड मिनरल ऑयल। ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ एनिमल ऑयल कम फ्रॉम व्हेल्स, और जो बहुत अधिक मात्रा में जो एनिमल ऑयल प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? व्हेल मछली से। व्हेल मछली समुद्री जीव है, एक्वेटिक एनिमल है। दोज एनॉर्मस क्रिएचर्स ऑफ द सी, और ये जो बड़ा सा विशाल सा क्रिएचर है वो कहाँ का होता है? सी का होता है, समुद्र का होता है। विच आर द लार्जेस्ट ऑफ द एनिमल्स रिमेनिंग इन द वर्ल्ड, जो कि सबसे ज्यादा संख्या में बचा हुआ एकमात्र एनिमल है। टू प्रोटेक्ट द व्हेल्स फ्रॉम द कोल्ड ऑफ द सी ऑफ द आर्कटिक सीज, नेचर हैज प्रोवाइडेड देम विद अ थिक कवरिंग ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इस बड़े समुद्रों में रहती है, आर्कटिक महासागर के अंदर मिलती है, आर्कटिक समुद्र के अंदर में मिलती है जो मछली है, व्हेल मछली, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उस ठंडे से बचने के लिए नेचर ने इसे क्या प्रोवाइड किया है? अ थिक कवरिंग फैट, एक मोटा सा फैट दिया है, अच्छी मोटी सी चमड़ी दी गई है, जिसे क्या कहा जाता है? कॉल्ड ब्लबर, जिसे ब्लबर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्लबर क्या काम करता है? व्हेल को ठंड से बचाता है। इट इज अ काइंड ऑफ अ फैट। व्हेन द व्हेल इज किल्ड, और जब किल्ड किया जाता है किसको? जी हाँ, व्हेल को जब मारा जाता है, द ब्लबर इज स्ट्रिप्ड ऑफ द एंड बॉइल्ड डाउन, उस ब्लबर को बाहर निकाल लिया जाता है, उसको बॉइल्ड किया जाता है। इट प्रोड्यूस अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ ऑयल विच कैन बी मेड इनटू फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। और इससे फिर क्या होता है? इसके उसकी बॉडी से उसको उबाल के जो अलग से फैट के रूप में जो घी निकलता है ना, घी एक तरल सा पदार्थ निकलता है, ऑयल निकलता है, उस ऑयल को वो व्यक्तियों के यूज के लिए छोड़ दिया जाता है। अ फ्यू अदर क्रिएचर यील्ड ऑयल, और बहुत कम ही ऐसे क्रिएचर है इस पृथ्वी पर जिससे हमें ये वो जो ऑयल है प्राप्त होता है, बट नॉट सो मच एज द व्हेल, इतना ज्यादा किसी से भी नहीं मिलता जितना कि व्हेल से मिलता है। द लीवर ऑफ द कॉड एंड हेलीब्यूट, किसका? एक तो आपको जो लीवर होता है कॉड और हेलीब्यूट का जो लीवर
जो लीवर से प्राप्त होने वाले जो ऑयल होता है कॉड लिवर ऑयल आता है, बाजार में मिलता है हमें। तो जो कॉड और हेलीब्यूट नाम के जो जीव है उनसे भी हमें लिवर ऑयल मिलता है, उनके लिवर से हम प्राप्त करते हैं। 2 काइंड्स ऑफ फिश, ये 2 प्रकार की मछलियां होती है। कौन कौन सी? हेलीब्यूट और कॉड। यील्ड नरिशिंग ऑयल बोथ कॉल्ड, हाँ, यील्ड नरिशिंग ऑयल, ये भी हमें ऑयल प्रदान करती है। बोथ कॉड लिवर एंड हेलीब्यूट ऑयल आर गिवन टू सिक चिल्ड्रन एंड अदर इनवैलिड्स हु नीड सर्टेन विटामिन। और ये जो कमजोर बच्चे होते हैं जिससे सूखा रोग हो जाता है उन्हें ये कॉड लिवर ऑयल दिया जाता है, और जो कमजोर बच्चे होते हैं उन्हें, और साथ में जिसके पास विटामिन की कमी होती है उनको ये ऑयल प्रेफर करता है कौन? डॉक्टर। वेजिटेबल ऑयल हैज बीन नॉन फ्रॉम वेरी ओल्ड टाइम। वेजिटेबल ऑयल के बारे में हम बहुत पहले से जानते हैं। नो हाउस होल्ड कैन गेट ऑन विदाउट इट, कोई भी गृहिणी इसके बिना नहीं रह सकती है। इट इज यूज्ड इन कुकिंग, इसका यूज कहाँ होता है? कुकिंग में। परफ्यूम्स मे बी मेड फ्रॉम द ऑयल ऑफ सर्टेन फ्लावर्स, और जो परफ्यूम्स होते हैं वो कुछ जो फ्लावर से जो परफ्यूम बनाया जाता है उसके अंदर कुछ ऑयल की बूंदें डाली जाती है। सोप्स आर मेड फ्रॉम वेजिटेबल एंड एनिमल प्रोडक्ट एंड द ऑयल ऑफ सर्टेन फ्लावर्स, और जो सोप्स होते हैं ये भी आपके इन एनिमल ऑयल से इनसे बनते हैं। तो उम्मीद आपको ये पैसा समझ में आ चुका होगा। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं हम। द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल, एनिमल ऑयल का मेन सोर्स क्या होता है? सबको पता है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। जो एनिमल ऑयल का जो मेन कहाँ से प्राप्त होता है? वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर, वेजिटेबल ऑयल किसके लिए यूज होता है? द ब्लैंक ऑफ फिश यील्ड नरिशिंग ऑयल, तो जो आपकी जो फिशेज होती है उसको कौन सी पार्ट से हमें और नरिशिंग ऑयल मिलता है ना? कॉड लिवर बताया था हमने। द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन अ वेल इज कॉल्ड, और जो मोटा सा फैट होता है इस वेल के ऊपर उसे क्या कहा जाता है? पांचवा है राइट द नाउन फॉर्म ऑफ प्रोटेक्ट, और प्रोटेक्ट का नाउन फॉर्म आपको बताना है। चलिए इसके क्वेश्चन मैच कर लेते हैं जल्दी से जाकर, और ये द क्वेश्चंस आर ऑन आवर कंप्यूटर स्क्रीन। The main source of animal oil is whale। फर्स्ट में किस किस का whale आया है? फर्स्ट में किस किस ने ए पे टिक किया है? सेकंड में है आपको वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर कुकिंग। थर्ड है द ब्लैंक ऑफ फिश यील्ड नरिशिंग ऑयल, यस सी लिवर कॉड लिवर ऑयल। फोर्थ है आपका द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग फैट, क्या कहा था उसे? ब्लबर इन द बी। एंड 5 राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द प्रोटेक्ट। देखिए प्रोटेक्ट का यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आता, मैंने लास्ट वीडियो में बताया है आपको, अगर आपको नाउन फॉर्म निकालना नहीं आता है तो बहुत सीधी सी बात है, आपको कोई भी शब्द को माई के साथ में ऐड कर देख लीजिए। जैसे कि प्रोटेक्ट को माई प्रोटेक्शन, क्या बोलोगे आप? माई प्रोटेक्शन, हाँ, प्रोटेक्ट को माई प्रोटेक्शन, क्या ये सूट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा साहब। और जो तो ये नाउन फॉर्म है आपका, क्या है ये? नाउन। जबकि कोई चीज आई एम के साथ में सूट करती है तो वहां पर होता है आपका एडजेक्टिव। क्या होता है आपका? एडजेक्टिव। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं मेरे साथ में, और चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। थर्ड क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्वेश्चन आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स एंड सप्लाई अ सूटेबल टाइटल। अब देखिए यहाँ कोशिश आप एक बार कीजिएगा कि जो इसका स्क्रीनशॉट ले, भले मेरे साथ अभी देख रहे हैं लेकिन फिर भी एक बार अपने आप से भी इसके ऊपर आप नोट्स बनाएं, टाइटल दे, समरी लिखें, और एब्रिवाइजेशन की वर्ड्स आपको लिखना चाहिए ताकि आपको प्रैक्टिस मिलती जाए। कि मैथ्स नोट्स इजी लगते हैं पर इसमें प्रैक्टिस तो इजी हर एक चीज़ होती है लेकिन प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The heart is one of the most vital components of human body। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज है वो क्या होता है? हमारा हृदय। The heart of the human body has the continuous job to keep oxygen rich blood flowing through the body। और इस हार्ट की वजह से हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन, ब्लड के साथ में ऑक्सीजन पहुंचती रहती है। All the body's cells need a constant supply of oxygen, particularly in the brain। और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कंटिन्यूअसली आपको वहां पर पहुंचनी चाहिए बॉडी के अंदर, और विशेष रूप से आपके दिमाग में। द ब्रेन सेल्स लिव ओनली 4 to 5 मिनट्स आफ्टर द ऑक्सीजन इज कट ऑफ। और अगर ब्रेन को 4 या 5 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो इंसान डेड हो जाता है। एंड डेड कम्स टू द एंटायर बॉडी, और पूरी बॉडी के अंदर आपको एक तरह से आप मर जाते हैं अगर आपको 4 या 5 मिनट तक ऑक्सीजन आपके दिमाग को नहीं मिलती है तो।
हार्ट डिसीज कैन रिजल्ट फ्रॉम डैमेज टू हार्ट मसल्स। और जो हार्ट की बीमारियां होती है वो किसी वजह से होती है, आपकी जो हार्ट मसल्स होती हैं, जो हृदय की मांसपेशियां होती है, उसकी वजह से आपकी हार्ट मसल्स को ज्यादा नुकसान हो जाता है। द वाल्व्स ऑफ द और द पेसमेकर, जो वाल्व होते हैं, जो पेसमेकर होते हैं, उसकी वजह से। इफ द मसल्स इज डैमेज्ड, अगर एक बार आपकी हार्ट मसल्स डैमेज हो जाती है, द हार्ट इज अनेबल टू पंप प्रॉपर्ली, तो आपका जो हार्ट जो पंप करता है धक 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 धक, वो करना बंद कर देता है, वो ढंग से काम नहीं करता। इफ द वाल्व आर डैमेज्ड, और जैसे वाल्व आपके हार्ट के जो वाल्व होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ब्लड कैन नॉट फ्लो नॉर्मली, तो ब्लड आपकी बॉडी में नॉर्मली नहीं फ्लो कर पाता है। डॉक्टर जॉन गिबन ऑफ यूएसए इसको डेवलप पढ़ते हैं, डेवलप, ठीक है। डॉक्टर जॉन गिबन ऑफ यूएसए डेवलप अ मशीन इन 1953 दैट कुड टेक ओवर टेम्परेरी फ्रॉम द हार्ट। सर्जन हैड द चांस टू रिपेयर और रिप्लेस अ डिफेक्टिव हार्ट। तो यहाँ पे जो एक आपके जो सर्जन थे डॉक्टर जॉन गिबन यूएसए के, उन्होंने एक मशीन का आविष्कार किया 1953 में, जिसके अंदर क्या होता है, आपको जो हार्ट को एक टेम्परेरी जो होता है आर्टिफिशियल हार्ट है वो मिल जाता है, किसकी जगह पर, सर्जन हैड चांस टू रिपेयर, जिसकी वजह से जो हार्ट है उसको आप टेम्परेरी रिकवर कर सकते हैं, और जो पार्ट आपका डिफेक्ट हो चुका है हार्ट का उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। मैनी पेशेंट्स हैव हैड प्लास्टिक वाल्व, और वहां पर जो वाल्व खराब हो जाते हैं उसके प्लास्टिक वाल्व को सेट कर दिया जाता है, इंसर्टेड इन देयर हार्ट, उनकी हार्ट के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। व्हेन देयर हार्ट वर फॉल्टी, और जब उनका हृदय पूरी तरह से खराब फॉल्ट हो जाता है, उसमें मिस्टेक आ जाती है, कुछ कमी हो जाती है। मैनी पीपल आर नाउ बीइंग केप्ट अलाइव विद द टाइनी बैटरी ऑपरेटेड पेसमेकर, तो पेसमेकर में जो बैटरी लगा दी जाती है जिसकी वजह से वो व्यक्ति आज भी जिंदा है। यानी कि आज के समय में हार्ट जैसी बीमारी के ऊपर भी वैज्ञानिकों ने अपनी पकड़ हासिल कर लिया। अब इसे हम नोट्स सुनाते हैं, देखिए थर्ड पर जाते हैं हम, और सब नोट्स जी ये रहा। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, मैंने पिछली बार बताया था आपको, जी हाँ बिल्कुल, सबसे पहले आपको करना है यहाँ पर हेडिंग डालनी। तो हेडिंग में हम क्या ले सकते हैं, पहले हम हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं क्या, देखिए पहले हम पढ़ते हैं, मैं आपको साथ साथ बताते भी जाती हूँ। और मैंने कहा था अगर आपको नोट्स मेकिंग के ऊपर पर्सनली पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जाकर जरूर बताइए, ठीक है, क्योंकि आप अभी भी बहुत से व्यक्ति जो मुझसे जुड़े हैं वो भी अभी जुड़े नहीं, उसको सबको ये देखना जरूरी है। आपको अगर अच्छे से अच्छे नंबर गेट करने हैं इन द एग्जाम, तो द हार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल कंपोनेंट्स। तो पर हार्ट की बात हो रही थी, ठीक है, तो हम हार्ट के बारे में लिखेंगे, तो वन ऑफ द, तो हम सबसे पहले हार्ट ही लिख देते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट पॉइंट पे हम हार्ट ही लिख देते हैं, हार्ट। सब हेडिंग डालेंगे, हेडिंग हमारे पास हार्ट हो चुकी है, सब हेडिंग डालते हैं, या तो 1.1 करके डाल सकते हैं या डॉट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सब हेडिंग है वाइटल कंपोनेंट्स, क्या लिखेंगे इसको, वाइटल कंपोनेंट्स 1.2, इसी का ये ना, ह्यूमन हार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी हैज अ कंटिन्यूअस जॉब टू कीप ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हार्ट का क्या काम होता है, आपको ऑक्सीजन रिच, क्या करता है ये, ऑक्सीजन रीच करता है, ठीक है। 1.3 है इसका, किसके थ्रू करता है ऑक्सीजन, फ्लोइंग ब्लड फ्लोइंग के थ्रू, ठीक है ना, ब्लड फ्लोइंग के थ्रू ये करता है, ठीक है। सेकंड टॉपिक ले लेते हैं हम यहाँ सब, यहाँ पर ब्रेन की बात हुई है, ब्रेन के बारे में लिख लेते हैं हम। तो अभी दूसरे का है 2.1 कर देंगे इसको, तो यहाँ लिखेंगे नीड, यहाँ जैसे हमने लिखा था कि ब्रेन नीड brain cells live only 4 or 5 minutes after the oxygen is cut of the death comes to the heart disease, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नीड ऑक्सीजन प्रॉपरली, ठीक है। 2.2 है इसका, कितनी देर तक जीवित रह सकता है ये, ओनली लिव 4 और 5 मिनट्स, विदाउट 4 to 5 मिनट्स ये अलाइव रह सकता है आपका विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट पर करते हैं हम थर्ड। अब इसका थर्ड टॉपिक क्या है, थर्ड है आपका यहाँ पर क्या मिला था आपको, थर्ड टॉपिक मैं यही बता देती हूँ, नेक्स्ट पेज पर मूव नहीं कर रही हूँ, यही देख लो आप। थर्ड टॉपिक आपका जो मिला था, थर्ड टॉपिक है आपसे किसने यहाँ पर डॉक्टर जॉन गिबन की बात हो रही है, डॉक्टर जॉन गिबन, ठीक है। बिलोंग्स फ्रॉम, इसका देखो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, हेडिंग के नीचे हेडिंग ही आनी चाहिए, सब हेडिंग के नीचे सब हेडिंग का एक लेवल होना चाहिए, ठीक है। आपका जो 3.1 है डॉक्टर जॉन गिबन का, इन्होंने कब इन्वेंट किया था, कहाँ के, पहले तो ये बता देंगे हम। बिलोंग्स फ्रॉम यूएसए 3.2 है,
इन्होंने क्या किया था, यूएस और 1953 में इन्होंने इन्वेंट किया था किसी मशीन को, है ना, एक मशीन डेवलप की थी। क्या किया था इन्होंने, प्रोवाइड आर्टिफिशियल हार्ट। ये मोर देन इनफ है इसके लिए। अब इसका टाइटल देख लेते हैं हम, हार्ट की, क्योंकि हार्ट की बात हो रही तो हार्ट इसका मेन टाइटल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ हो गया। अब समरी लिखने की बात कही जाए तो आप लिख सकते हैं हार्ट इज द वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ आवर बॉडी, क्या बोलते हैं उसका, ब्लड फ्लोइंग बाय द ऑक्सीजन रिच, जो यहाँ पर इसको आप एक सेंटेंस के रूप में लिख दें, समरी आप पूरी इसको देखकर लिख लेंगे। नेक्स्ट पर मूव करते हैं, यहाँ पर एब्रिवाइजेशन क्या यूज किया आपने, उस एब्रिवाइजेशन को लिख देना है आपको। क्या एब्रिवाइजेशन यूज किया था, सबसे पहले हमने यहाँ पर कॉम्पोनेंट्स को, तो कॉम्पोनेंट्स स्पेलिंग पूरी लिख देंगे आप कॉम्पोनेंट्स की, यहाँ दे रखी है आपको कॉम्पोनेंट। एक सेकंड, ये स्क्रीन पर आएगा नहीं, इसको इधर लिख लेती हूँ मैं, कॉम्पोनेंट। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्या यूज किया था हमने, फ्लोइंग, FLOWING, फ्लोइंग। फिर क्या यूज किया हमने, उसका ऑक्सीजन प्रोवाइड है ना, प्रॉपरली, सॉरी, ये ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन। फोर्थ क्या था, प्रॉपरली। ठीक है, अब ये चीज़ें आप यहाँ से उठाकर लिख रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए। आप सारे के सारे यूएसए को लिख सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, डॉक्टर का लिख सकते हैं, DR का DOCTOR, तो है ना, सब कुछ यहीं पर ही मिल रहा है। अब आप इसको लिखने के बाद एब्रिवाइजेशन को एक स्क्वायर के अंदर पैक कर दो। पैक हो गया, ये लीजिए, ये भी पैक हो गया और आपको नंबर भी पैक हो गया अब यहाँ पर 4 नंबर। नेक्स्ट पर मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है और सेक्शन ए का अब एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपको आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां से आपको 15 नंबर पूरे के पूरे मिलने ही चाहिए। तीसरा सेट पे लगा रहे हैं हम। अब यहाँ पर कोई कमी आप में नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिस मेरे साथ आप कंटिन्यू करते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम कहाँ से नंबर ऐसे ले सकते हैं जो कम मेहनत में ज़्यादा नंबर हम कहाँ से उठा सकते हैं। यही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर, और गारंटी है मेरी कि अगर आप मेरे साथ चलते रहे तो आप तो उम्मीद से ज़्यादा ही हासिल करेंगे डेफिनेटली। और अभी भी बोल रही हूँ कि इसको, चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट करते जाइए, मुझे बताते जाइए कितने कितने व्यक्तियों ने मुझे थम्स अप देकर, कैसे भी करके, कोई इमोजी सेंड करके मुझे भेजे कि हाँ मैम हमने ये देख लिया है, हमें नेक्स्ट वीडियो और चाहिए, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और अभी प्रैक्टिस सेट भी है, सी पर भी हम इसके जस्ट बाद में सी सेक्शन, सी आपका प्रैक्टिस सेट पेपर सी भी आपको मिल जाने वाला है। तो जल्दी से आपको इकट्ठा नहीं करना है, मेरे साथ साथ चलते जाना है। नेक्स्ट सेक्शन पर पहुंचते हैं, सेक्शन बी। 4th नंबर का क्वेश्चन है, यू आर रचित सक्सेना स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भिंड, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर सब्जेक्ट चेंज। यानी कि हमने वहां पर SLC का लिख लिया है, पिछले वाले में SLC लिख लिया और बुक बैंक वाला लिख लिया है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज के लिए आ गया। तो देखिए फॉर्मेट में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, फॉर्मेट की आपको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, एक ही लेवल पर लेकर जाना है। आपका नाम चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपका स्कूल चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपका प्लेस भी चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर आधे कम 2 नंबर तो आपको यही के ही मिले हुए हैं इस क्वेश्चन के अंदर ही, बाकी का जो 2 नंबर है वो खुद आप ले लेंगे। कैसे ले लेंगे अभी बता देते हैं। चलिए नेक्स्ट हम इसके आंसर पर जाते हैं। देखिए, टू द प्रिंसिपल, याद है ना, ये सब कैपिटल में होने वाले। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कहाँ का था, भिंड का। डेट डाल देंगे आप मई 23 2000, सॉरी मैं यहाँ पर 21 किया है, इसको आप 24 कर लेना। ठीक है, सब्जेक्ट है आपका रिक्वेस्ट फॉर द सब्जेक्ट चेंज, आपको सब्जेक्ट चेंज करना है। ठीक है, सर आई एम रचित शर्मा, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, आई हैड टू चूज द optional subject for my board exam where I opted for Hindi as the optional subject। ठीक है, यहाँ पर I have been attending classes on the subject but am unable to grasp it। I won't be able to continue with this subjects, therefore I would like to change my subject to the computer। तब यहाँ पे हिंदी को चेंज कर रहे हो कंप्यूटर से, ठीक है ना। Kindly approve my request for a change of a subject from Hindi to computer। I'll be obliged with the action। Thank you, yours truly रचित सक्सेना। यहाँ पर आपको बस बहुत छोटा सा यहाँ पर लिख सकते हैं, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एट योर स्कूल। सॉरी पर यहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्ट आपको कहाँ पर मिलते हैं, 11th क्लास से आप सब्जेक्ट अचीव करते हैं, वहीं पर आप चेंज कर सकते हैं, वहीं पर सब्जेक्ट आपकी पसंद का आपको मिलता है, तो आपको यहाँ पर 11th क्लास ही डालिएगा। और
शायद आजकल तो 10th में भी होने लगा ही है, आपको एक 2 टाइप के आपको एडिशनल सब्जेक्ट मिलते हैं ना, हेल्थ वाला और ब्यूटिशियन वाला, ऐसा कुछ मिलता है, तो देख लीजिएगा आप। तो यहाँ पर 11th को आप मेंशन कर दीजिएगा, आपका जो सब्जेक्ट आप चाहे तो साइंस टू मैथ कर सकते हैं या कुछ भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका जो फॉर्मेट है इतना तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। ये आपके 3 नंबर यहाँ तक मिल गए। ये 1 नंबर आपकी बॉडी का है, मैंने लास्ट में आपको बता ही दिया था किस टाइप से इसकी मार्किंग मिलती है आपको। तो इस 1 नंबर की जो बॉडी है उसमें आप इतना तो लिखेंगे, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ फलाना ढिकाना क्लास वगैरह, तो उसके भी आपको नंबर मिल जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, अलग से एप्लीकेशन दी गई है, थोड़ा सा देख लें आप इसको। नेक्स्ट पर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसके ऑप्शन में आपको लेटर मिलने वाला, राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड योर ₹1000 टू बाय सम बुक्स। अब यहाँ पर पिछली बार हमने क्या किया था, हमारी बुक्स हमने लाइब्रेरी से बुक इश्यू करवाई थी। इस बार हम अपने पापा को बोल रहे हैं कि हमें ₹1000 का आप एक नोट भेज दीजिए जिससे हम बुक्स खरीद सकते हैं। चलिए अब इसका हम देख लेते हैं लेटर फॉर्मेट। देखिए अब यहाँ पे JM गर्ल्स हॉस्टल, यहाँ पर आपको जे का जे कैपिटल होना है, ठीक है। JM गर्ल्स हॉस्टल, तो यहाँ पर आप अपना हिसाब से एड्रेस डालेंगे क्योंकि यहाँ पर देना रखा, और यहाँ पर एड्रेस किसका डाला होता है, सेंडर्स का। लास्ट वीडियो में बताया आपको मैंने, सेंडर्स का एड्रेस डालना है यहाँ पर। और यहाँ लिख दिया हमने सेंडर्स एड्रेस, रूम नंबर 2 कॉलेज मोड़, सिलीगुड़ी दार्जिलिंग। ये दार्जिलिंग आपका प्लेस है, सिलीगुड़ी यहाँ पर उस दार्जिलिंग के अंदर है। 12 अगस्त 2020। My dear father, I hope you and mother are doing well and everything is fine at home. I am good here and working hard for my annual exam. Father, as you know that my annual examination is coming soon, my teacher suggested me to important book to improve my score, so I will be grateful if you could send me ₹1000. यहाँ पे ₹1000 for buying these books. I promise you that I will score good marks at examination. Please pay my respect and love to my dear mother. Your loving daughter या son, जो भी है अपना नेम लिख देंगे यहाँ पर, जो भी नेम आप लिखेंगे वहाँ पर दे रखा है तो वही लिखना, नहीं दिया तो XYZ जो भी आपका नाम है वो लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं हम। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन एनी वन टॉपिक ऑन एनी वन फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। आपको 150 वर्ड्स में फेस्टिवल ऑफ इंडिया आपको मैं लास्ट में बता चुकी हूँ। बेसिक ऑफ साइंस अच्छे से सबको पता है, यानी कि वंडर ऑफ साइंस। अब की बार हम लेकर आए आपके लिए माय फेवरेट गेम। तो माय फेवरेट गेम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसके अलावा भी आपको जो भी गेम ऐसे लिख सकते हैं, मैंने तो अपने हिसाब से लिख दिया है, आप अपने हिसाब से उसको याद लर्न कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा माय फेवरेट गेम फुटबॉल, फुटबॉल के बारे में लिखा है, फुटबॉल के रूल्स क्या होते हैं वो लिख दिया है। आप चाहे तो इंट्रोडक्शन डालकर ये भी लिख सकते हैं कि गेम्स हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस टाइप से आप उसका इंट्रोडक्शन से भी उसको स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने माय फेवरेट गेम के बारे में बता सकते हैं, उसके रूल्स बता सकते हैं, और कंक्लूजन में भी दे सकते हैं कि आपने कितनी बार गेम खेला, आपको कितना मजा आया, इस टाइप से कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इसको आप एक बार देख लें और स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। नेक्स्ट पर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, पैराग्राफ है आपका, राइट अ पैराग्राफ ऑन देखो ऐसे और पैराग्राफ आपको ऑप्शन में मिलने वाले हैं। राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड्स, यानी कि आपको या तो ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर या फिर कोविड-19 के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। कोविड-19 में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पिक्चर गाइडेड के अंदर आ चुका है ये, ठीक है। तो कोविड-19 वहाँ से भी याद कर सकते हैं आप, बस वहाँ पर मैंने आपको टॉपिक वहाँ पर स्टार्टिंग में हेडिंग डालकर इसको एक्सप्लेन किया था। तो पैराग्राफ जब भी लिखते हैं तो वहाँ पर आपको क्या चीज़ वहाँ पर अवॉइड करनी है, वहाँ पर हेडिंग नहीं डालनी है, आपको डायरेक्ट पैराग्राफ में ही लिखना है। तो यहाँ पर ऑनलाइन लर्निंग के बारे में एक नया मिल गया आपको, मैटर मिल गया यहाँ पर, और एक कोविड-19 हम पहले से पढ़ चुके हैं, अगर उसको भी याद है आप उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। ई लर्निंग जो है आपकी आजकल चल रही है आपकी, ई लर्निंग एंड ईडटेक कंपेनियंस जो भी है कंपनीज और जो भी है इसको पढ़ लेंगे आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ एक्सप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं, और फिर भी आपको इसमें और भी इजी लैंग्वेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर जाकर जरूर बताएं कि मैम हमें ये याद नहीं हो रहा, हम इसको चेंज कर सकते हैं, तो मैं उसमें भी आपको हेल्प कर दूंगी। आप पर मुझे बताएं जरूर, क्योंकि बिना बताए कुछ समझ में मुझे नहीं आने वाला। मुझे तो बस अभी आपका मुझे ये दिख रहा है बच्चे अच्छे से अच्छे स्कोर ले लें, ठीक है। नेक्स्ट पर मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पिक्चर गाइडेंस से आता है, जो कि अभी ये सिंगल है, कभी ऑप्शन में भी आता है, कभी नहीं आता है, तो आप इसको ध्यान रखिए। पिक्चर गाइडेंस तो एक मिलना तो है ही। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री भी मैं आपको पहले लास्ट वाले वीडियो में बता चुकी हूँ, ये का वही है, इसको देख लीजिए आप। अगर आपको नहीं है समझ में आता तो यहाँ से ही पॉइंट उठाएंगे और इसी से आप एक सेंटेंस बनाकर सारा का सारा पैराग्राफ आप यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें आप जल्दी जल्दी इस पर।
स्क्रीनशॉट लेकर रखना नहीं है आपको, उसको याद भी करते जाना है। क्वेश्चन 7 पर मूव करते हैं हम, जो आपका ग्रामर सेक्शन होता है। ग्रामर सेक्शन पर आते हैं हम। देखिए ग्रामर सेक्शन तो आपका इतना अच्छा हो चुका होगा अब, जो बच्चे मुझसे पर्सनली मिलते हैं वो और आप जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझे इतना पता है कि ग्रामर सेक्शन वो आंख मूंद के 10 मार्क्स इसमें से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे मुझे पर्सनली जानते हैं वो तो मुझे आंसर हाथों हाथ, मतलब मेरे आंसर शीट बताने से पहले मुझे व्हाट्सएप पर करके भेजेंगे कि मैम हमने ये सॉल्व कर लिया है, हमें बहुत इजी लगता है। आप तो मुझसे ऐसे ही बोलते हैं मैम आराम से करते हैं, 10 मार्क्स तो हमें मिलने ही है कैसे भी, ठीक। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5 देयर इज नॉट वाटर इन द पूल। तो यहाँ पर सम एनी मैनी मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, सम एनी मैनी का यूज। हिज फादर इज, यहाँ पर आपको आर्टिकल यूज करना है, एंड द भोपाल इज द लार्जर, क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री में आप टू देन फ्रॉम क्या यूज करते हैं वो आपको बताना है। द रिपोर्ट वाज ब्लैंक लास्ट वीक, तो जो रिपोर्ट थी वो लास्ट वीक में क्या कौन सी फॉर्म में आना चाहिए, पास्ट फॉर्म में या फिर सॉरी प्रेजेंट फॉर्म में, पास्ट फॉर्म में, या फिर आपका परफेक्ट वाली हेल्प क्या आने वाली है आप मुझे बताएंगे। आई हैव बीन हियर, यहाँ पर सिंस फॉर टू का यूज करना है। लुक ब्लैंक यू लिप, तो यहाँ पर आपको करना है आफ्टर बिफोर, ये प्रीपोजिशन का यूज करना है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम जल्दी से। देयर इज नॉट सम वाटर इन द पूल, है ना। यहाँ पर एनी आएगा, सम लिखा है पर एनी आएगा, ठीक है, एनी कर लीजिएगा ऐसे, सम नहीं आएगा यहाँ पर, एनी आएगा, ठीक है। जब भी कोई सेंटेंस नेगेटिव में होता है या इंटीरियर में होता है तो हम वहां पर एनी का यूज करते हैं। और ऐसी कंडीशन में कब हम सम का यूज कर सकते हैं, जब वहां पे प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, संभावना होती है वहां पे होने की, तो वहां पर हम सम का यूज कर सकते हैं। हिज फादर इज MLA, जबकि एम आपका कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका जो साउंड है वो कौन सा है, वोवल साउंड करता है, इसका वोवल साउंड है, इस वजह से यहाँ पर ML। राइटिंग बहुत गंदी आती है मैम की, पर फिर भी आप प्यारे बच्चे मुझे समझ सकते हैं। MLA, तो ये ए से स्टार्ट हो, यानी कि जो साउंड कौन सा है, वोवल साउंड कर रहा है, इस वजह से यहाँ पर एन का यूज होगा। भोपाल इज लार्जर, देखो जब कंपेरेटिव डिग्री में इसलिए देन का यूज होगा, कहीं कहीं पर टू का यूज होगा, तो वो कौन सी चीज होती है, प्रीफेयर, सुपीरियर, इंटीरियर, वहां पर आप टू का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर लार्जर है, इसके साथ में देन का यूज होगा। द रिपोर्ट वाज रिटन लास्ट वीक, तो यहाँ पर जो आपका पैसिव वॉइस में बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर वाज के साथ में थर्ड फॉर्म आने वाली है। आई हैव बीन हियर सिंस मंडे, जब कोई टाइम पॉइंट किया जाता है तो उसके आगे सिंस का यूज करते हैं। लुक बिफोर यू लिप, तो पहले देख लो करने के पहले, तो यहाँ पर बिफोर का यूज होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। डू एज डायरेक्ट, इफ शी डज नॉट कम ऑन टाइम शी विल मिस द ट्रेन, यहाँ पर अनलेस का यूज होना करना है हमें इफ की जगह पर। लास्ट में बताया था मैंने, इफ की जगह पर अनलेस का यूज करते हैं तो यहाँ से आपको नेगेटिव वर्ड हटा दिया जाता है। तो अनलेस शी कम्स ऑन टाइम, क्योंकि डज नॉट हट चुका है, इसलिए वर्ब के साथ में SES लग चुका है, ठीक है। हमें सिर्फ ये नहीं होना, रटना नहीं है, हमें पता होना चाहिए हर एक चीज का कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अनलेस लगाते से यहाँ पर नोट हट चुका है, और डज नॉट हटते से हम वर्ब के साथ SES को लगा देते हैं। ये हमारा रूरल टेंस में हमने पढ़ चुके थे। तो अनलेस शी कम्स ऑन टाइम शी विल मिस द ट्रेन, हो गया। ही हैज टेकन टी, मेक इंटेरोगेटिव में बनाना है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आके लेकर जाना है, और पीछे आप सब्जेक्ट ले आएंगे, तो हैज ही टेकन टी, यहाँ पर इंटेरोगेटिव है। ईशान एग्रीड टू डांस विथ अस, यहाँ नेगेटिव में करना है, तो एग्रीड है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वहां पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी हाइड होती है, जी हाँ डिड, और डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ईशान डिड नॉट एग्री टू डांस विथ अस। ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी, यहाँ पर कंबाइन करना है आपको यट से, तो ही इज रिच येट ही इज नॉट हैप्पी, मतलब वो अमीर है फिर भी वो खुश नहीं है। The garden has lovely flowers. The garden is in front of my house. आपको यहाँ पर रिलेटिव क्लॉज का यूज करना है, यानी कि जो गार्डन, द गार्डन दो बार द गार्डन यूज हो रखा है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर रिलेटिव क्लॉज का यूज करना है। तो द गार्डन विच हैज लवली फ्लावर्स इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, तो यहाँ पर इस जगह की नाम दे रखी है, इसलिए यहाँ पर विच का यूज होना है। आई हैवंट सीन मोहन सिंस 6 years, तो यहाँ पर आपको करेक्ट जो सेंटेंस करना है कि आई हैवंट सीन मोहन यहाँ पर आया है, तो आई हैवंट सीन मोहन फॉर 6 years, क्योंकि सिंस कब होता, जब फिक्स टाइम होता। अब 6 year कौन से, लास्ट 6 year होता तो सिंस लगा देते, लेकिन 6 year हमें पता नहीं अभी के या पहले के, इसलिए हमें यहाँ पर सिंस की जगह पर फॉर का यूज करना है। अभी इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम। लवली, दिस सेक्शन
सभी ये वाला जो सेक्शन सभी को पसंद आता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ मिलता है सब कुछ हमें यहाँ पर। तो अब हम सेक्शन डी की तरफ जाते हैं। सेक्शन डी, ओके। देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे टेक्स्ट सही है। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय? लास्ट जो हमने मॉडल पेपर सोल्व किया उसका क्वेश्चन भी यही था, सेकंड नंबर वाला। यस, बंच ऑफ क्रूक्स बताया था, उसे एंड में आया था ये। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, व्हाट इज करेज? करेज क्या है? ये आपका पिछले वन वर्ड के अंदर आया था, टाइम ओवर फेयर। अमांडा वांट्स टू बी एन ऑर्फन। क्यों बनना चाहती थी अमांडा ऑर्फन? टू फील द कंडीशन ऑफ द ऑर्फन या टू एंजॉय द फ्रीडम दैट एन ऑर्फन हैज, टू अवॉइड गोइंग टू स्कूल, टू प्ले विद ऑर्फन चिल्ड्रन। नहीं, इसमें क्या था? क्योंकि वो एक ऑर्फन को कुछ रोकने टोकने वाला नहीं होता, तो उसको कितने मजे में रहता, तो उसे एंजॉय करना चाहती थी ओनली, बस वो इसलिए यहाँ पे ऑर्फन बनना चाहती थी। व्हाट इज द कलर ऑफ द रम्पार्ट्स ऑफ द यंग लेडी? तो यहाँ पर क्या कलर था उसका? गोल्डन, हनी, सिल्वर या ब्राउन? याद करो वो चैप्टर जिसमें पोएट चाहता है कि मेरी जो वो है, जो भी है अपनी जो बिलव वगैरह हो, उसके बाल कैसे होने चाहिए। याद कीजिए चैप्टर गोल्डन हनी, गोल्डन या हनी। जी बिल्कुल। चलिए इसके आंसर आप देख लेते हैं। देखिए इसके आंसर टेक्स्ट के हैं। पहले में बंच ऑफ फ्रूट्स, दूसरे में टाइम फॉर इट, और टू एंजॉय द फ्रीडम दैट ऑर्फन हैज, और हनी कलर्ड। ठीक है ना। अब फिर वो बोलता है अगर हनी कलर है, अगर मैं इसको कलर करवा दूं, ब्लैक कर दूं या वाइट कर दूं, तो क्या तब भी तुम ऐसे उसको अपनी बिलव को ऐसे प्यार करने वाले हो? नहीं, क्योंकि खूबसूरती आपको इनर ब्यूटी से होनी चाहिए, आपकी बाहर की सुंदरता किसी काम की नहीं होती। ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा था एनी ग्रेगरी वाले में। जी हाँ, एनी ग्रेगरी का वाले है ये पोएम है। ठीक है, क्वेश्चन 10 पर रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं इस एक्सट्रैक्ट को। ये एक्सट्रैक्ट कहाँ का देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कहाँ का है। देखिएगा, ही वांडर्ड फॉर 7 years एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री। अब जब पीपल ट्री को आते से दिमाग में चल गया होगा कि हाँ पीपल ट्री तो कहीं एक ही चैप्टर में यूज हुआ था, है ना, किसा गौतमी वाला, ऐसा कुछ समझ में आ गया होगा आपको। वेयर ही वॉव्ड टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट केम, एनलाइटनड after 7 days he renamed the tree the Bodhi tree, tree of wisdom, and began to teach and to share his new understanding. At that point he became known as the Buddha. बुद्धा वाला चैप्टर आ गया। The awakened और the enlightened। यहाँ पर जो बुद्धा का मतलब बताया कि क्या मतलब होता है, द अवेकन्ड और द एनलाइटेंड। द बुद्धा preached his first sermon at the city of Banaras, most holy of the dipping places on the river Ganga. That sermon has been preserved and it is given here. It reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering. ठीक है, तो ये चैप्टर हमें समझ में आ गया कि बुद्धा वाला चैप्टर है ये, sermon at बनारस वाला। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग है सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड बुद्धा? बुद्धा का मतलब हमने पढ़ चुके हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ही था, कहाँ मिलेगा आपको? द अवेकेंड और द एनलाइटेंड का। वेयर डिड वो टू स्टे अंटिल हिज एनलाइटमेंट कम? कहाँ पर था वो? तो आपने देखा होगा स्टार्टिंग में पीपल ट्री आ गया था, मैंने उस पीपल ट्री को देखकर ही आपको कहा था कि चैप्टर कहाँ से है, तो अंडर अ पीपल ट्री, तो यहाँ पर मिल गया अंडर अ पीपल ट्री। नेक्स्ट है आपका द लेसन टेल्स अस अबाउट बुद्धा समन एट बनारस, इट वॉज His summon, तो कहाँ पर लास्ट समन था, सेकंड था या नॉट मेंशन? यहाँ पे कौन सा यहाँ पे मेंशन किया गया है क्या फर्स्ट समन है या लास्ट समन है? तो देखिए द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट समन एट द सिटी ऑफ बनारस, तो यहाँ पे फर्स्ट समन है, कहाँ गया? अरे ऑप्शन में फर्स्ट बी गायब ही हो गया फर्स्ट ही था वो बी होगा वहाँ पर, तो वहाँ पे दिया हुआ मेंशन किया हुआ है यहाँ पर फर्स्ट। अब इसके क्वेश्चन के आंसर हम मिला लेते हैं एक बार जल्दी से, जल्दी करेंगे हम ताकि हम जल्द हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैटर मिलता रहे पढ़ने के लिए। ओके, ये देखिए फर्स्ट वाले में बी, सेकंड वाले में ए बी, देखिए थर्ड वाले में बी था जो कि उसने दिया नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन नंबर 10। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ओके, द फोक कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। फोक को देखकर और कैट को देखकर समझ में आ गया था कि फोक को किससे कंपेयर किया गया था, लिटिल कैट से। और मैंने आपको लास्ट चैप्टर में सिमिली और मेटाफर के बारे में बताया था कि सिमिली जो होती है आपकी
उसमें लाइक वर्ड यूज होता है जबकि मेटाफर में नहीं होता है। तो द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, तो यहाँ पर देखो फॉग को लिटिल कैट से कंपेयर किया लेकिन लाइक वर्ड का यूज नहीं किया है। इसका मतलब यहाँ पर क्या समानता बताई गई, जैसे फॉग साइलेंटली आता है और लिटिल कैट भी साइलेंटली आती है, तो दोनों एक जैसी चीजें हैं, कंपेयर नहीं किया है, सिमिलरिटी बताई गई है, लेकिन लाइक और एस का और सच का यूज नहीं है। दैट मीन्स ये मेटाफर है। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हंचेस एंड देन मूव्स ऑन। ठीक है, ये भी एकदम साइलेंटली बैठ जाती है बिल्ली की तरह फॉग और पूरे सबको गायब हो जाते हो, इधर कभी यहाँ दूध कभी वहां दूध, ऐसे इस टाइप से। Who has written the above poem? ये पोम किसने लिखा था? यस, कार्ल सैनबर्ग ने। The poet compares the fog with, स्टार्टिंग में बताया हमें किससे किया है, कैट से किया है। नेक्स्ट है हाउ डज द फॉग अराइव एंड डिपार्ट, कैसा आता है वो, कैसे चला जाता है। अराइव का अपोजिट भी मिल चुका है, अराइव और डिपार्ट। ठीक है, कैसे जाता है, साइलेंटली जाता है, किसी को बताता भी नहीं है और चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 30 वर्ड्स एनी 6, कोई से भी 6 आपको करना है। यहाँ दे कितने रखे, आपको 7 दे रखे हैं, आपको 6 करने हैं। हाउ डिड द रेन चेंज व्हेन हैपेंड टू, व्हाट हैपेंड टू लेंचर्स फील्ड, क्या हुआ था लेंचर की फील्ड में रेन का, वो क्या किसका क्या उम्मीद कर रहा था, एक्सेप्टिंग क्या एक्सपेक्ट कर रहा था वो कि यहाँ पर बारिश होने वाली है, हल्का सा डाउनपोर हो जाए या फिर एक थोड़ी सी शावर ही आ जाए, लेकिन होता क्या आप एक स्ट्रॉन्ग हेलस्टॉर्म हो जाता है। तो उस वजह से जो रेन थी वो किसमें चेंज हो गई थी, हेलस्टॉर्म में चेंज हो गई थी। और लेंचर के फील्ड में क्या हुआ था, चारों तरफ वो कवर हो गए थे उस बर्फ में, जैसे कि कोई नमक ने उन्हें कवर कर लिया है और उसकी पूरी फसल र्यून हो गई थी। और उस फसल को उसने कहा था, उस हेलस्टॉर्म को उसने कंपेयर किया था टिड्डे से, और क्या कहा था कि इतना तो जो लोक्टस होते हैं ना वो भी कम से कम एक पत्ती तो छोड़ देते, लेकिन इस हेलस्टॉर्म ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया है। द रेन वाज pouring down but suddenly a strong wind began to blow and very large hailstones began to fall। तो देखिए यहाँ पर pouring down, वहां पर रेन वाज pouring down हो रही थी, लेकिन वो क्या हो चेंज हो गई, किसमें चेंज हो गई, हेलस्टॉर्म में चेंज हो गई। टू फॉल along with the rain the corn was totally destroyed, और फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ट्वाइन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन, यहाँ पर ट्वाइन ऑब्लिगेशन थे, कौन कौन से थे, एक तो था आपकी फैमिली के लिए था और दूसरा आपके देश के लिए था। For the society and for the family, दो obligation थे यहाँ पर। According to Mandela, every man has twin obligation. Firstly, he has an obligation towards his family, parents, wife and children. And secondly, he has an obligation towards his people, his community and his country. Next question है what tell us that Annie loved her grandmother, क्या बताता हमें कि जो एनी की ग्रैंडमदर को, एनी बहुत ज्यादा प्यार करती थी, याद है ना, उससे पापा मम्मी पेरेंट पहले चले जाते हैं, फिर अपनी सिस्टर को भी भेज दिया जाता है, एनी को सबसे एंड में लेकर जाता है। और एनी के बर्थडे पर उसकी ग्रैंडमदर का क्या होता है, वो डेथ सेरेमनी मनाते हैं। और फिर जब वो वहां पर मेंशन करती है, एनी कहती है किसी को पता भी नहीं है कि मैं अपनी दादी को कितना प्यार करती हूँ। व्हेन एनी ग्रैंडमदर डाइड शी स्टेड दैट नो वन कुड अंडरस्टैंड हर इंटेंसिटी ऑफ हर लव for her grandma on her 30th birthday by lighting up one candle for grandmother she shows her love for her। उसे 13वें बर्थडे पे वो अपनी ग्रैंडमा के लिए एक कैंडल लाइट करती है। व्हाट इज द बेकर कोड इन गोवा, तो हमने लास्ट वाले में पढ़ा है कि वहाँ के जो बेकर होते हैं वो क्या कहा जाता है, जो कैफ्री वगैरह पहनते हैं, पैडर है ना, वेरी गुड। व्हाट डिड द बेकर्स वियर इन पोर्टिक डेज, जो पुर्तगाली आए थे उस समय वो क्या पहनते थे। द बेकर इज कॉल्ड अ पैडर इन गोवा। द बेकर यूज्ड टू ड्रेस अप इन अ पेक्यूलियर ड्रेस लाइक कॉल्ड कबाई। It was a single piece long frock till the knees। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। Why did Wallis get off the bus and at the bus station? Why didn't Wally? वली जब वहां पर पहुंच जाती है पास वाले गांव में, है ना, वहां पर चली जाती है बस राइड करने के लिए, तो वो सब तो बस स्टैंड पर उतर जाते हैं, लेकिन वली नहीं उतरती। क्यों नहीं उतरती? She didn't get off the bus at the bus station because she had to go back on the same bus। She only wanted to have a ride on the bus। वो तो सिर्फ उस बस के ऊपर एक राइड लेना चाहती थी, उसको कोई वहां पर किसी घर जाना नहीं था। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉक्स वाज ओपन इन मिसविल होटल, तो जो ऑर्डर का जो बॉक्स जब खोला गया था तब क्या हुआ था। व्हेन द बॉक्स वाज ओपन मिस वाज आउट ऑफ द बॉक्स, मिस बाहर आता है। इन अ फ्लैश ही डिसअपीयर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, और बड़ी तेजी से वो उछल के बाहर निकलता है। नेक्स्ट द साइट ऑफ द फूड मेडन्ड हिम,
किसके बारे में बात हो रही, किसको खाने के लिए तरसा रहे थे मम्मी पापा, सीगल को। What does this suggest? What compelled the young seagull finally to fly? As the seagull was very hungry, the sight of the food maddened him. He had nothing to eat, so when he saw the sight of fish, that compelled him to make an attempt to fly. Next question पर मूव करते हैं हम। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 12 नंबर का, इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, हमने पोएट्री सेक्शन प्रोज सेक्शन से क्वेश्चन आंसर कर लिया, पोएट्री सेक्शन में पहुंचते हैं। इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड। ये क्वेश्चन पहले आ चुका, रिपीट हो रहा है, तीसरी बार रिपीट हो रहा है, तो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ आपको, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक द ट्री, द ट्रीज, ये तीन से तो क्वेश्चन बन ही रहे हैं, फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो एंड द ट्री से। Ramanda भी है, sorry. The poet was in the sad mood. The dust of snow fall over him and changed the poet mood. His mood changed from that of despair to joy. In the poem, the Pal poem, what does in the word of possessions mean? In the word of possessions means that every person in the world desire to possess the things. Losing the ball makes the boy realize that money can buy objects but not everything. यहाँ पर क्या होता है कि उस व्यक्ति को समझ में आता है कि मनी से आप सब कुछ खरीद तो सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि आप सब कुछ उसी पैसे से नहीं खरीद सकते, क्योंकि आपकी जो फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं, वो पैसों से नहीं खरीदे जा सकते हैं। व्हाट हैपेंड टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट? द हाउस अंडरगोज a change, its glass broken, the smell of leaves is felt inside the rooms. Why did Mrs. Holland find the scientists eccentric, some key whimsical? Mrs. Hall found the scientist eccentric because his appearance was uncommon. He had wrapped bandaged around his forehead, wore dark glasses, a false nose, big bushy side whiskers and large head. He also told her that he had no desire to talk anyone. तो जहाँ पर क्या होता है, जो वो साइंटिस्ट भाग कर आ जाता है और उस ईद के अंदर रहता है, तो वहाँ पर ऐसा समय था जहाँ पर लोग ठंड में जाना पसंद तो नहीं करते, लेकिन वो एसेंट्रिक साइंटिस्ट वहाँ पहुँच जाता है कि तो अपना वो छुपाता है वहाँ पर, ये चोरी वोरी करके भागा हुआ होता है। तो वहाँ पर जो उसका जो गेटअप होता है उसको देखकर और उसका जो बोलने का तरीका होता है, वो बोलता है मुझे किसी से बात करना पसंद नहीं, तो वो समझ जाती है वो लैंड ओनर कि ये जो है इसेंट्रिक है। वाई वॉज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर? भोली पापा उसके बारे में क्यों वरी थे? भोली वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन, है क्योंकि उसको चिकन पॉक्स, स्मॉल चिकन पॉक्स हो चुका था, उससे बॉडी पूरे चेहरे पे दाग धब्बे थे, और एक तो स्टेमर भी करती थी क्योंकि एक बड़ा सा खाट उसके ऊपर गिर जाता, तो स्टेमरिंग भी करती है वो, इस वजह से उससे पापा सोचते हैं कि अनकॉमन व्यक्ति है हमारे घर में। शी नीदर हैड गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। Boli's father was worried about the finding a good bridegroom for Boli. तो यहाँ पर उसके लिए एक अच्छा सा दूल्हा ढूंढने की वजह से वो यहाँ पर क्या थे, परेशान हो रखे थे। What did Hari get from Anil? What did Hari get from Anil is return for his work? ठीक है, in return for his work, Hari got a place to live in and food to eat. Anil also told him that he would teach him to write his name, write whole sentences, how to add up numbers. तो ये हैरी और अनिल की बात है, जहाँ पर अनिल क्या बोलता है, हैरी को ये बताता है, वो चोर होता है हैरी, लेकिन ये बात तो जानता है अनिल, फिर भी उसको शो ऑफ नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who does Lencho think that has taken the rest of money? What is the irony in the situation? यहाँ पर ऐसा क्या मजाक किया गया है उस लेंचो के, आयरनी मीन्स किसी से मजाक करना, व्यंग कर देना, इस टाइप से। Lencho thought that the post office employees had taken the rest of the money. Lencho had written a letter to God asking for 100 rupees. So the post office employees had collected the money for him to help him. The irony of the situation was that the employees whom he called a bunch of crooks and suspected of taking some of the money sent by God were the same people who had contributed and sent him the money. ठीक है, यहाँ पर एक आयरनी थी कि वहाँ पर वो हेल्प करने के लिए पैसा भेज रहे, लेकिन फिर भी वो उन्हीं को बेईमान कह रहा है, किसको, जिसने उसकी हेल्प की है। गिव अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ गांव विलेज बेकर। तो यहाँ पे आपको बताना है, एक चलचित्र बताना वहाँ के जो बेकर्स है गाँव के, गोवा गाँव के, वहाँ के। अ बेकर हैड एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द विलेज और लाइफ ऑफ गोवा। मैरिज गिफ्ट वर मीनिंगलेस विदाउट बोल ऑफ और स्वीट ब्रेड केक्स एंड बोलिन हाउस एट
क्रिसमस बोलना से डिश का नाम है क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल इन ओल्ड डेज द बेकर यूज टू वियर अ पेसिलर ड्रेस बाई अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक्स रीचिंग डाउन टू नीज दे यूज टू बी prosperous they their family and servants never starved and even today baking and bakers are famous in Goa these bakers are known as the pedder in the गोवा। तो आपका पेडर क्यों कहा जाता था, उनका पहनावा कैसे था, वो क्या उनकी कितनी वैल्यू क्यों थी। नेक्स्ट है व्हाट डज द पोएट say the boy is learning from the loss of the ball explain the in your own word according to the poet the boy is understanding the meaning of loss and of on account of losing his ball through this loss he is understand the worldly ways and trying to cope up with them in this way he is learning that one has to lose many things in life that may never come back therefore in order to survive one needs to let go of things they love। यानी कि हर एक चीज जो जानकार है वो कभी वापस नहीं आती। ऐसा बहुत सी चीजें जो दुनिया में एक बार आप खो चुके हो वापस आप उसको पा नहीं सकते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम फायर एंड आइस। The poem of Fire and Ice by Robert Frost is expressed the ideas that the world would end either in fire or in ice. Some say it will end in fire, whereas others say it will end in ice. According to the poet, fire stands for desire, greed, and lust, or ice stands for hatred and coldness. The poet says both fire and ice are growing with such a rapid speed that the world would soon perish either way in fire and ice। लास्ट क्वेश्चन है आपका इन द एंड ऑफ द लेसन मिसेस पेम्फरी सेज दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। व्हाई मिसेस पेम्फरी थिंक्स दैट द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बिकॉज इन 2 weeks Tricky had recovered completely and have been transformed into a hard muscles animal। When the Tricky saw her he leaped into her lap and licked her face। She was so excited that tears started rolling out of her eyes। She declared Tricky's recovery a triumph of surgery to express her happiness and gratitude towards the doctor। Next, what was the cause of Matilda's ruin? How could she have avoided it? The cause of Matilda's misery was her greed for a luxury lifestyle। She was never satisfied with which she had। She was a daydreamer and never behaved like a mature woman despite her economic status। She dreamed of a new dresses, jewelry, fine crockery and linens। She was unable to accept her husband's economic condition and was always upset with her life। The entire mess could have been avoided। She listened off to her husband। तो ये आपका आज पूरा के पूरा चैप्टर पूरा के पूरा पेपर सेट हो चुका है, पेपर सेट बी। और उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो के सारे क्वेश्चन आंसर आप लर्न कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को आगे देखते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम फ्रॉम ERC। और मैं आपकी मधु मैम विदा लेती हूँ आपसे, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेक्शन सी के साथ में। तब तक भी विदाउट वेस्टिंग टाइम कीप इट अप गाइस, करते रहिए पढ़ाई और बने रहिए मेरे साथ में। जब तक के लिए बाय बाय, सी यू।